दिवंगत आत्मा को शांति मिले और जिन कारणों से आज रामकिशन जी हमारे बीच नहीं आए, जिस संघर्ष को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस न्याय की लड़ाई वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मानना है कि उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि तभी समर्पित होगी जब हम सब उनके संघर्ष में अपनी आवाज मिला दें, जब हम सब उनके संघर्ष की आवाज बने, उनके न्याय की लड़ाई को आगे लेकर जाएं और यह सुनिश्चित करें कि केंद्र की सरकार, जिसके कानों पर अभी तक जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है, उसे सैनिकों का आत्मसम्मान देना पड़े। ओआरओपी का जो मान है वो सैनिकों को इस देश के देना पड़े। दोस्तों, पिछले 36 घंटों में इस देश ने जो कुछ भी देखा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथियों ने पिछले 30-36 घंटों को जो संज्ञा दी, अघोषित आपातकाल से इसकी तुलना की, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति है। इस पूरी घटना को सही पृष्ठभूमि में रखकर समझना बहुत आवश्यक है। पृष्ठभूमि क्या थी इस घटना की? रामकिशन जी बहुत सारे सेना के भूतपूर्व सैनिकों की तरह वन रैंक वन पेंशन लागू करने की मांग को लेकर पिछले 1.5-2 सालों से संघर्षरत थे। अपनी आवाज को केंद्र की सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए संघर्षरत थे। वो याद दिलाना चाहते थे केंद्र में बैठी सरकार को कि महानुभाव, आप ही का वायदा था, आप ही ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में वह सेनानी, वह सैनिक जो कभी सीमा पर शत्रुओं से लड़ा था, 2 बार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका था, 1 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा सम्मानित किया जा चुका था, शत्रुओं को लोहे के तले चबवा चुका था, वो सेनानी अपनी सरकार के आगे हार जाता है, नाउम्मीद हो जाता है और अपनी जान दे देता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई काला दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में हो सकता है कि जब हमारे देश को मान के, सम्मान के, गौरव के अगणित अवसर प्रदान करने वाली भारतीय सेना का एक सेनानी थक के, हार के, नाउम्मीद होके हमसे दूर चला जाए। मुझे नहीं लगता कि इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था को चलाने वालों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई दिन हो सकता है। और इसमें भी काला दिन इस देश की गंदी राजनीति का कुछ यूं हुआ कि इसी राज्य के चुने हुए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब उस शोक संतप्त परिवार से मिलने गए तो यह हवाला देकर कि इससे वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिलने नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलने नहीं दिया गया। इनके पहुंचने से मैं समझना चाहता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी से, जिनके इशारों पर कल पुलिस हरकत में आई थी, माननीय मोदी जी से, जिनके इशारों पर कल पुलिस आक्रामक हुई थी, बर्बर हुई थी, कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों के पहुंचने मात्र से वहां की कानून व्यवस्था कैसे बगड़ती है। पुलिस देखिए वो क्या कहानी सुना रही है कि वहां पे प्रदर्शन हो रहा था। अरे हम भी जानते हैं अस्पताल में दुखियारे रहते हैं, जो लोग हैं अस्पताल में वो पीड़ा के मारे हुए हैं, समय के मारे हुए हैं। अकेले जाने से वहां पे प्रदर्शन नहीं होता। अलबत्ता मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में एक बार माननीय मोदी जी एम्स गए थे, अखबार में खबर छपी थी मुंबई मिरर के अंदर, हजारों मरीजों को जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा था, जिस तकलीफ का सामना वहां के डॉक्टरों को करना पड़ा था, कि
किसी को उस बात की फिक्र नहीं है। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जहां वादा मोदी जी ने किया 1 रैंक 1 पेंशन देने का, वो तो दूर उनकी डिसेबिलिटी पेंशन तक को कम कर दिया इन्होंने, विकलांगता पेंशन को कम कर दिया, सैनिकों के रैंक को रिड्यूस कर दिया और 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय 1 रैंक मल्टीपल पेंशन कर दिया। कल भाजपा के प्रवक्ता पूरी ईमानदारी से झूठ बोल रहे थे टीवी चैनलों पर आकर कि हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की पहली किस्त दे दी। अभी मेजर साहब आए थे, उन्होंने उनके झूठ को बेनकाब किया। दरअसल वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, वो 1 टाइम पेमेंट है एनहांस पेंशन की। वो एक बार की पेंशन की बड़ी हुई अदायगी करी है सरकार ने, कोई 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया है। अभी भी वो सारी एनामलीज 1 रैंक 1 पेंशन की वैसी ही बनी हुई है। लेकिन इस सरकार का जो दुष्प्रचार तंत्र है वो इतना मजबूत है कि अभी अभी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा, भाजपा के कुछ गली छाप नेता व्हाट्सएप पे मैसेज फैला रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी जान दे दी, उसने सिर्फ 6 साल सेना में ड्यूटी की थी, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और तमाम तरह के गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं भाजपा के नेता। और क्यों लगाए? जबकि उनकी सरकार का मंत्री कह रहा है कि उस सैनिक की मानसिक स्थिति की जांच करवानी चाहिए। अरे जनरल साहब, अगर आपको उस सैनिक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती तो हम भी उसी कतार में खड़े होना चाहेंगे। हम भी देश बदलना चाहते हैं, हम भी पागल हैं, हम भी दीवाने हैं, हमको भी जान से मार दो, पीछे भी हटने वाले हम लोग, पीछे हटने वाले नहीं है। और अपनी शहादत से रामकिशन वीके सिंह जी आपके कानों तक कुछ पहुंचाना चाहते थे, मनोहर पर्रिकर जी आपके कानों तक कुछ पहुंचाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी आपके कानों तक कुछ पहुंचाना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि चुनावी वादों को जुमलों में तब्दील मत करो मोदी जी, थोड़ी सी शर्म करो, तो झूठ बोलना बंद करो, रंग बदलना बंद करो, सूट बदलना बंद करो, विदेश घूमना बंद करो, सेल्फी लेना बंद करो, ओआरओपी लागू 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 करो। और कहते कहते इस दुनिया से चले गए, कहते कहते इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, शर्म आती है, शर्म आती है कि इस देश के 125 करोड़ जनता की जनाभिलाषाओं का प्रतीक बनकर माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और रैलियों में जाकर झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन डिलीवर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन डिलीवर कर दिया तो रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? और आज आपके रक्षा मंत्री को बयान क्यों देना पड़ा कि 1 महीने के अंदर ओआरओपी मामले से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जाएगा? इसका मतलब साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं आपके मन में खोट है, कहीं न कहीं आपने गड़बड़ी की है। तभी मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि 1 महीने में निपटारा कर दिया जाएगा। ये वही मनोहर पर्रिकर जी हैं जो सेना के पराक्रम को बेचकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कटोरा लेकर वोट की भीख मांग रहे हैं, गोवा के चुनाव में कटोरा लेकर वोट की भीख मांग रहे हैं। ये भाजपा वाले देश बेचकर भीख मांगने को तैयार है वोट का। दोस्तों, देश बेचकर ये वोट की भीख मांगने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी वाले। और शर्म नहीं आती? हरियाणा सरकार का एक मंत्री कहता है कि जिसने आत्महत्या करी वो शहीद नहीं होता। मैं सोच रहा था कपिल भाई की बात को ही कि अच्छा हुआ चंद्रशेखर आजाद पंडित जी हमारे बीच नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी के मनोहर ठट्टर और अनिल विज जैसे नेताओं की शहीदी की परिभाषा सुनकर हर पल मर रहे होते, हर क्षण मर रहे होते, हर दम मर रहे होते, अपना खात्मा कर रहे होते। दोस्तों, पंडित जी हमारे बीच नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी के
मनोहर खट्टर और अनिल विज जैसे नेताओं की शहीदी की परिभाषा सुनकर हर पल मर रहे होते, हर क्षण मर रहे होते, हर दम मर रहे होते, अपना खात्मा कर रहे होते। दोस्तों, हम सब यहां पर उपस्थित हैं शहीद स्वर्गीय रामकिशन जी के श्रद्धांजलि सभा में। मैं आपसे दो छोटी छोटी बातें करना चाहता हूं। इस श्रद्धांजलि सभा में आपके आने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उस संघर्ष को अगर तार्किक परिधि तक लेकर जाना है तो आपको यहाँ पर कसम खानी होगी। मेरे साथ हाथ उठाकर कसम खाइए, सभी लोग हाथ उठाइए और जोर जोर से बोलिए, मैं कसम खाता हूं कि मैं रोजाना केंद्र सरकार के 5 झूठे वादे जनता को बताऊंगा। मैं रोजाना 1 रैंक 1 पेंशन की सच्चाई को रोज 5 नए लोगों को बताऊंगा और रोजाना 5 नए लोगों को ओआरओपी आंदोलन से जोड़ूंगा। मैं अपने फेसबुक पे, मैं अपने ट्विटर पे, मैं अपने घर के दरवाजे पे लिखूंगा कि मैं भूतपूर्व सैनिकों के आत्मसम्मान की लड़ाई में उनके साथ हूं। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई में उनके साथ हूं और मैं उनके साथ तब तक हूं जब तक केंद्र की सरकार 1 रैंक 1 पेंशन डिलीवर नहीं करती है। जब तक आप ये कसम नहीं खाएंगे, इस श्रद्धांजलि सभा में आपका आना बेमानी है। दोस्तों, इस श्रद्धांजलि सभा में आपके आने का कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से मैं श्री रामकिशन जी के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपने शब्द सुमन उनको समर्पित करता हूं और धन्यवाद देता हूं दिल्ली की सरकार का, जिसने सैनिकों की शहादत का सम्मान कर रुपए की प्रणाम राशि, सम्मान राशि उस शहीद के परिवार को सौंपी है। अनमोल है वो जान, कोई कीमत नहीं हो सकती दोस्तों उसकी। लेकिन मैं सलाम करता हूं माननीय केजरीवाल जी को कि शोक संतप्त परिवार के साथ वो ऐसी घड़ी में खड़े हैं। और दुख होता है दोस्तों, हरियाणा की सरकार का कोई बड़ा मंत्री, केंद्र की सरकार का कोई बड़ा मंत्री श्री किशन जी के परिवार के साथ इस समय नहीं खड़ा है, जो उनकी गंदी सोच को दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।